नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यूक्रेन युद्ध को आज 54 दिन हो गए हैं और अब दूसरा विकल्प कुछ दिख नहीं रहा है, बल्कि तीसरा बड़ा युद्ध होने का सिग्नल भी मिल रहा है। कच्चा चिट्ठा में आप बने हुए हैं प्रीति रघुनंदन के साथ। यूक्रेन में तबाही के बीच अब जिनपिंग की तरफ से बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। तो भारत से 4000 किलोमीटर दूर एक शहर बहुत बड़े, जी हाँ, बहुत बड़े मिसाइल अटैक के खतरे को लेकर सहमा हुआ है। लेकिन इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर, जी हाँ, जहां यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खतरा बना हुआ है, वहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां हमला हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकराएंगी। जब दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल लॉन्च होगी। जब दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिलाकर रख देंगे। सवाल है कि क्या चीन और अमेरिका का महायुद्ध होने जा रहा है, जो दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक देगा। अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यूज वीक का ये लेख देखिए, जिसमें चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के पूर्व एडिटर हू शिजिन का हवाला देकर लिखा गया है कि चीन और अमेरिका की जंग बहुत करीब है। New concern at the Pentagon about China's military buildup. Tensions between China and Taiwan have increased in recent months, with fears forces have not been able to win a conventional war with the Chinese. इन सबसे अलग अमेरिका में चीन को लेकर डर कितना ज्यादा है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर से बेहतर कौन बता पाएगा। Partner in Putin's aggression, Xi Jinping's China is our greatest challenge. In many ways, the most profound test that CIA has ever faced. जाहिर है जिनपिंग को लेकर डर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन बातों में, इन धमकियों में बहुत ज्यादा वजन भी है। चीन को हल्के में लेना बहुत बड़ा खतरा है। हू शिजिन की बातों से चीन के बुरे इरादों और युद्ध को लेकर ब्लैकमेलिंग वाली बू आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। इसमें रूस से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक शामिल हो जाएगा। इसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ये जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है और फिर पूरी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ये जंग जमीन पर लड़ी जाएगी। ये जंग आसमान में बहुत ज्यादा घातक होगी। इस युद्ध में समंदर भी ऐसा तूफान देखेंगे जितनी तबाही 100 सालों में किसी युद्ध में नहीं देखी गई। अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल होगी जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की DF-41 जो 15,000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। यानी खतरा परमाणु हमले का मंडरा रहा है। अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा
तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन जैसे अंजाम दिए जाएं। इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतार कर सीधा अमेरिका के F-35 को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। समंदर से लेकर आसमान तक इतनी ज्यादा टेंशन सिर्फ एक टापू को लेकर है जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है और इस वक्त ताइवान भी इस बात को महसूस कर रहा है। ताइवान ही वो जमीन है जिसके लिए होने वाली जंग साबित कर देगी कि दुनिया की सुपर पावर कौन है। Every domain, from economic strength to military power and from space to cyberspace. चीन की मिलिट्री पावर को लेकर CIA में खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चीन इस वक्त ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज लगातार कर रहा है। चीन का फाइनल असॉल्ट कैसा होगा वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ताइवान के किनारे पर उतरकर कब्जा कैसे करना है चीन की वॉर डॉक्ट्रिन का बड़ा हिस्सा है। ताइवान को बचाने के लिए बाइडेन की फौज क्या करेगी, इसकी भी तैयारी देखिए। अमेरिकी फोर्स ने हाल ही में फिलीपींस में ऐसा युद्धाभ्यास किया है जिसमें चीन की सेना को काउंटर करने की तैयारी समझी जा सकती है। ये अमेरिका का CH-53 हेलीकॉप्टर है जिसमें से अमेरिकी मरीन समंदर के किनारे उतरते हैं। इसके बाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी स्पेशल फोर्स को लहरों के पास उतारता है। इसके बाद बारी आती है लैंडिंग शिप से उतरी बख्तरबंद गाड़ियों की, जिसमें कई सैनिक निकलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Certainly the objective of what we're doing is demonstrating the strength of the alliance as well as the commitment to regional security. That is the purpose of this exercise, Bala-Katan. जंग के बादल मंडराते हुए देख ताइवान ने अपने नागरिकों को बचाने और उन्हें जंग को लेकर आगाह करने के लिए बहुत बेहतर तरीका अपनाया है। ताइवान में हर नागरिक को अब वॉर सर्वाइवल हैंडबुक दी जा रही है जिसमें ये बताया गया है कि युद्ध हुआ तो खुद को कैसे बचाया जाए। ताइवान ने ये सबक यूक्रेन युद्ध से लिया है। इस वॉर सर्वाइवल हैंडबुक में लोगों को ये डिटेल दी गई है जिसमें स्मार्टफोन से बॉम्ब शेल्टर तलाशने का तरीका बताया गया है। वॉर सायरन सुनने के बाद मिसाइल अटैक से बचने के लिए क्या करें ये भी बताया गया है। युद्ध के दौरान खाने पीने की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए इसकी भी पूरी जानकारी है। हैंडबुक में बताया गया है कि कैसे फर्स्ट एड किट तैयार रखनी है और उसे इस्तेमाल किया जाना है। ताइवान भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। कोस्टल डिफेंस यानी अपने समुद्री किनारों पर चीन की सेना को उतरने से कैसे रोकना है इसकी लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से चीन के लड़ाकू जहाज लगातार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही चीन ने 4 बार ऐसा किया है। ऐसे में ताइवान की एयरफोर्स की तैयारी भी देखी जा रही है। ये चीन के मिराज 2000 फाइटर जेट हैं और यहाँ का मुआयना ताइवान की राष्ट्रपति भी कर चुकी हैं। 面对当前的国际情势以及威权扩张，大家的任务都非常的繁重。但是我要告诉各位，这些战备训练不仅是要让国人安心。 ताइवान और जापान के आसपास चीन की एयरफोर्स ने भड़काने वाले एयर मिशन का आगाज कर दिया है।
चीन के टारगेट पर जापान भी है, ताइवान भी है और अमेरिका भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K। इसके आसमान में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका टारगेट ताइवान भी हो सकता है, इसका निशाना जापान भी बन सकता है, इसकी जद में सबसे करीबी अमेरिकी बेस ग्वाम भी आ सकता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ग्वाम को चीन के अटैक से बचाने के लिए अमेरिका ने वहां इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ये बहुत ही कामयाब सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इजराइल हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से कर चुका है। 70 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी हवाई टारगेट को खत्म करने वाला ये सिस्टम ग्वाम की हिफाजत के लिए लगाया जा चुका है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि चीन लॉन्ग रेंज मिशन के लिए H-6K बॉम्बर इस्तेमाल कर सकता है। जब यह बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच जंग का खतरा नहीं है, युद्ध के शोले भारत के करीब पश्चिम एशिया में भी भड़क सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला इजराइल पर हमले की धमकी दी है। ईरान इजराइल के बीच संबंध तो बहुत पहले से खराब हैं, लेकिन इस नाजुक वक्त में ईरान की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी वजह क्या है? क्या इस जंग को रोका जा सकता है? ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि युद्ध हुआ तो कितना खतरनाक होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की दुख भरी दास्तान के बीच अब एक और नया लड़ाई का फ्रंट करीब करीब तैयार हो गया है। बस एक अदद चिंगारी का इंतजार है और ईरान इजराइल भिड़ जाएंगे। यकीन नहीं होता तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सुन लीजिए। کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود. ईरान का बस चले तो वो अभी के अभी इजराइल को कच्चा चबा जाए, जमीन से उसका अस्तित्व ही खत्म कर दे। कोई महीना खाली नहीं जाता जब ईरान इजराइल पर चढ़ बैठने की बात नहीं करता, धमकाता नहीं, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में नहीं खाता। लेकिन अब की बार वाली धमकी बहुत बड़ी है क्योंकि इसकी टाइमिंग बताती है कि ईरान इजराइल के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा जो अब तक दुनिया के इस हिस्से ने नहीं देखा। ईरान के मार्च करते ये टैंक, ये सेना का परेड,
ये ताकत का जोरदार प्रदर्शन। सब कुछ दुनिया को बताने की कोशिश है कि इजराइल को वो छोड़ेगा नहीं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ही नहीं, मुल्क के एलीट कुद्स फोर्स के चीफ कमांडर इस्माइल गनी ने कहा है कि अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। अगर हर کجا تعرض بکنن ما هر کجا که تشخیص دادیم و هر زمانی که تشخیص دادیم حتما برخورد جدی با رژیم صهیونیستی میکنیم و شما کوچکتر از آنین که یک نظام اسلامی با این سرمایه‌های بزرگی که داره شما خواسته باشین با ما هماوردی بکنین. ما اگر یه وقتی یه ملاحظه‌ای داریم اون ملاحظه ماست نه قدرت شما. इजराइल ईरान की छाती पर मूंग दलने की कला में माहिर है। ईरान की धमकियों के बावजूद इजराइल हमेशा से ईरान के खिलाफ कड़े एक्शन लेता रहा है और ये काम वो अकेले नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर करता है। इजराइल के खिलाफ इब्राहिम रईसी की ताजा धमकी को समझने के लिए दोनों देशों के बीच की दुश्मनी और नफरत वाले रिश्तों को समझना होगा, जो कि काफी उलझे हुए हैं और हर महीने 2 महीने के बाद दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागते रहते हैं। मिसाइल नंबर 1, मिसाइल नंबर 2, मिसाइल नंबर 3, मिसाइल नंबर 4, मिसाइल नंबर 5। ईरान के इन मिसाइलों के मुकाबले इजराइल ने जो एंटी मिसाइल सिस्टम तैयार किया हुआ है वो हमले की सूरत में जाहिर है उतने कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ईरान इजराइल के साथ जंग का इंतजार अभी से नहीं कर रहा। ये सालों साल पकी हुई उस ईरान की सियासत का हिस्सा है जो 1979 को देश में आई और इसका नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशन। तब से इजराइल नाम के किसी देश का ईरान के लिए कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ईरान ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है। एक तो बैकग्राउंड ऐसा है और ऊपर से ईरान और इजराइल के 2 नेता हैं जिनके स्वभाव में ही है कि मैं झुकेगा नहीं। एक तरफ ईरान के कट्टरवादी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के करीबी है। रईसी इजराइल के खुले विरोधी हैं। रईसी इजराइल को एक खतरनाक खतरा बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट हैं, जो पहले ही बता चुके हैं कि वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की तरह ईरान विरोधी हैं। मतलब जंग की स्क्रिप्ट बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। बस एक दूसरे के खिलाफ कोई छोटी सी भड़काने वाली बात होगी और बैटलफील्ड में गोलियां और तोप बरसने लगेंगे। ये बिल्कुल तय है कि अमेरिका से खार खाए बैठे ईरान के लिए इजराइल को सबक सिखाना उसकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि इजराइल पर अटैक मतलब सीधा चैलेंज अमेरिका को। यानी जब युद्ध शुरू होगा तो ईरानी फौजों का सीधा मुकाबला अमेरिका की सेना से होगा और तब ईरान इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा ये समझना रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ईरान की ताकत अभी इजराइल के मुकाबले और अमेरिका के सामने कितनी है। ईरान के पास 3.5 लाख और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 1.5 लाख सैन्यकर्मी यानी कुल 5 लाख की सेना है। इसके मुकाबले करीब 85 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल के हर नागरिक के लिए सेना में जाना अनिवार्य है। ईरान अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद अपनी सेना के लिए ड्रोन विकसित करने में कामयाब रहा है, तो इजराइल के पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है जिसकी मदद से वो ड्रोन संचालित करता है। ईरान के पास कम मध्यम रेंज तक हमला करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनके जरिए इजराइल खाड़ी के अरब देश और मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के ठिकानों सहित यूरोप के कुछ हिस्सों तक ईरान हमला कर सकता है। तो इजराइल के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है जो ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकती है। यानी ईरान इजराइल में जंग छिड़ी तो मुकाबला आबादी के लिहाज से नहीं, सैनिक और तकनीक की क्षमता से होगा।
असल में ये दोनों देश जंग छिड़ने की स्थिति में अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे। ईरान के साथ सीरिया, लेबनान का हिजबुल्लाह समूह, यमन के हूती बागी और फिलिस्तीन के इस्लामी जिहादी होंगे। तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा, जो अकेले कईयों पर भारी पड़ेगा। लेकिन युद्ध में गणित कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, जैसे यूक्रेन में रूस का आकलन गलत साबित हो रहा है। ईरान भले ही अपने अरब के दोस्तों के दम पर इजराइल को निस्तनाबूद करने का सपना पाल रहा हो, ईरान के अरब वाले साथी भी अब इजराइल का रुख कर रहे हैं और ये चिंता भी इब्राहिम रईसी के गुस्से को और भड़का रही है। इजराइल अरब देशों से लगातार संबंधों को सुधारने में लगा हुआ है। इजरायली पीएम तक दशक बाद मिस्र पहुंचे थे। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक समझौते किए हैं। इसके बाद बहरीन से भी समझौता हुआ। सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से राजनयिक संबंध बनाए हैं। ईरान की दाल इजराइल के खिलाफ अरब देशों में अब नहीं गलती। ऊपर से परमाणु बम विकसित करने के ईरान के इरादों को लेकर अब तक समझौता भी अटका हुआ है। जाहिर है अमेरिका की आंखें ईरान के खिलाफ पहले से ही लाल हैं और इजराइल के खिलाफ उठाया ईरान का एक कदम भी उसे भारी पड़ सकता है। ईरान ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए अपने आक्रोश का प्रदर्शन वो बार बार करता है ताकि उसे कोई कमजोर न समझे, खासकर अमेरिका और इजराइल। 3 जनवरी 2020 इराक में ड्रोन हमला किया गया था। इसमें ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर सुलेमानी की मौत हो गई थी। उस वक्त ईरान ने इराक के अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर 16 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ये भूला नहीं है। राष्ट्रपति रईसी ने उसी वक्त कहा था कि अगर ट्रंप और पोम्पियो पर जनरल सुलेमानी की हत्या को लेकर निष्पक्ष आपराधिक केस नहीं चलाया गया तो मुस्लिम समुदाय शहादत का बदला लेगा। इन दोनों पर इस्लामिक कानून के मुताबिक मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान को अमेरिका ने रोक रखा है। उसके जंग के मंसूबे अमेरिका के सामने औंधे मुंह गिरे हैं, लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल का अस्तित्व या अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी नहीं है, वो तेल है जिस पर ईरान को घमंड है। ईरान तेल रोककर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। दुनिया में तेल के कुल प्रवाह का 5वां हिस्सा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हॉर्मुज के रास्ते जाता है। युद्ध के हालात में ईरान माइंस और कुछ आक्रामक नौसेना तरकीबों के जरिए इस रास्ते को चोक कर सकता है। तो एक तो रूस यूक्रेन जंग की तेल पर मार और ईरान इजराइल भिड़े तो उसका असर। परमाणु अटैक नहीं भी होता है तो दुनिया के बाजार को तबाह करने के लिए ये दोनों वजह काफी है। पहली बार पुतिन ने माना है कि प्रतिबंध लगने से रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अभी तो और ज्यादा नुकसान होना बाकी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ऐसा तिलिस्म रचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी हुई हैं और अमेरिका ने पुतिन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं कि पुतिन पर यह जंग एक बोझ बन जाए। क्या है ज़ेलेंस्की का यह चक्रव्यूह जिसमें पुतिन घिरे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हमारी रिपोर्ट। पुतिन की आर्मी पर इतने बम चलेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएंगे। और ये बम गोला बारूद आएगा कहां से? हथियारों का ये पूरा जखीरा बाइडेन सप्लाई करेंगे। यानी कंधा होगा ज़ेलेंस्की का, निशाने पर होंगे पुतिन और बंदूक होगी बाइडेन की। ज़ेलेंस्की को अमेरिका $800 मिलियन के हथियार सप्लाई कर चुका है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को 6000 करोड़ के हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर चुका है।
155 mm हावित्जर तोप, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, स्विच ब्लेड ड्रोन्स, स्टिंगर मिसाइल, जैवलिन मिसाइल, रडार और हमवीज यानी बख्तरबंद गाड़ियां। हथियारों का ये पूरा जखीरा यूक्रेन पहुंच चुका है और अब एक बार फिर नए सिरे से पुतिन की आर्मी पर ज़ेलेंस्की का कहर टूटने लगेगा। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जंग का दूसरा चरण डोनबास इलाके में शुरू होने ही जा रहा है। ये यूक्रेन का नक्शा है और इस नक्शे में ये डोनबास रीजन है। यूक्रेन और रूस के बीच अब यहाँ पर सबसे भयंकर जंग होने वाली है। लेकिन मुश्किल ये है कि ज़ेलेंस्की के पास अब गोला बारूद खत्म हो रहा है। जैवलिन से लेकर स्टिंगर मिसाइल तक का जखीरा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ डोनबास रीजन में पुतिन अपनी पकड़ लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। दरअसल ये मारिउपोल शहर जो अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है, यूक्रेन के डोनबास रीजन का ही एक अहम इलाका है। ज़ेलेंस्की के सैनिक अभी भी शहर को बचाने के लिए अपनी जान झोंक रहे हैं। अगर इस शहर पर पूरी तरह से पुतिन का कब्जा हो गया तो आप ये मानकर चलिए कि डोनबास रीजन यानी यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से पुतिन की सेनाओं के प्रभाव में जा सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की भी किसी से कम नहीं है और ना ही वो इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं। इसलिए कीव की लड़ाई जीतने के बाद ज़ेलेंस्की का पूरा फोकस डोनबास रीजन पर है और डोनबास को फतेह करने के लिए ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मांगा था और अमेरिका ने लगभग $800 मिलियन के हथियारों को हरी झंडी दे दी है। और इसमें सबसे अहम है ये 155 mm हावित्जर आर्टिलरी गन। ये वीडियो देखिए अमेरिका की इस तोप के पुर्जों को कैसे असेंबल किया जाता है। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका बाकायदा इन हावित्जर तोपों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। अब रूस इन्हीं हैवी आर्टिलरी का निशाना बन सकता है। इस तोप की रेंज 30 किलोमीटर तक है, यानी इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को 18 155 mm हावित्जर तोप और लगभग 40,000 राउंड आर्टिलरी भेज रहा है। यूक्रेन के पास तोपें तो पहले से ही हैं, लेकिन इनमें से कई पुरानी हो चली हैं तो कई को युद्ध में रूस ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद ज़ेलेंस्की के तोपखाने में अमेरिका से आने वाली 18 नई तोपें शामिल होने वाली हैं। और ये हैं स्विच ब्लेड कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे ड्रोन रूस के खिलाफ इस युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। अमेरिका यूक्रेन को 2 तरह के स्विच ब्लेड कामिकाजे ड्रोन दे रहा है। पहला स्विच ब्लेड 300 और दूसरा स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 का वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 का वजन लगभग 22 किलोग्राम होता है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन जमीन से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन स्विच ब्लेड 600 ड्रोन जमीन से करीब 39 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन 15 मिनट तक टारगेट पर मंडरा सकता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। इनको स्विच ब्लेड ड्रोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब
ये लॉन्च होते हैं तो इनके ब्लेड जैसे पंख बाहर की तरफ निकलते हैं। ये छोटे मानव रहित विमान होते हैं जिनके अंदर विस्फोट भरा जाता है। ये सीधे एक टैंक या सैनिकों के समूह से टकराकर अपने साथ साथ दुश्मन को भी नष्ट कर देते हैं। यानी एक तरह के आत्मघाती या फिदाइन ड्रोन्स हैं। स्विच ब्लेड कामिकाजे ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसे दूर बैठा सैनिक ऑपरेट कर सकता है, जिससे सैनिक की जान को नुकसान भी नहीं होता और दुश्मन सेना को भयानक नुकसान होता है। ये स्विच ब्लेड ड्रोन्स रूस, चीन, इजराइल, ईरान और तुर्की के पास भी हैं। इनमें कैमरे लगे होते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकते हैं। रूस की आर्मी को इन ड्रोन्स ने भी काफी ज्यादा परेशान किया है। अमेरिका यूक्रेन को एक और नायाब हथियार दे रहा है। ये एक मोबाइल शॉर्ट रेंज रडार सिस्टम है जिसका नाम है AN/TPQ-36। ये रडार एक बार में 10 टारगेट्स का पता लगा सकता है। ये रडार 24 किलोमीटर की रेंज में हथियारों का पता लगा सकता है। ये रडार 18 किलोमीटर पर मोर्टार, 14.5 किलोमीटर तक तोपखाने और 24 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक रॉकेट का पता लगा सकता है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट में असेंबल करके उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। इस रडार सिस्टम ने रूस की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा डॉनबास की लड़ाई में रूस का काल साबित होने जा रही है जैवलिन मिसाइल। अमेरिका यूक्रेन को 500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है। जैवलिन को मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये किसी भी टैंक और विमान को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, ब्रिटेन, टर्की और इसराइल भी करते हैं। कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली सबसे ज्यादा मिसाइलें रूस के पास हैं, लेकिन अब रूस ही इन मिसाइलों का कहर झेल रहा है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर या टैंकों को नष्ट करने में किया जाता है। यह 8 किलोमीटर की रेंज में और जमीन से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका यूक्रेन को 100 बख्तरबंद गाड़ियां, 100 ग्रेनेड लॉन्चर, 5000 राइफल, 1000 पिस्तौल, 400 मशीन गन, 400 शॉटगन भी सप्लाई कर रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। ये एक बार में 30 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने कुल 25,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजे हैं। इनमें से 20,000 करोड़ के हथियार 24 फरवरी के बाद, यानी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बाद भेजे हैं। अब पुतिन के सामने मुश्किल ये है कि अगर अमेरिका और नेटो इसी तरह लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे तो उनके लिए ये जंग जीतना बहुत मुश्किल होता जाएगा। इसलिए पुतिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर मौजूद उन ठिकानों पर हमला कर सकते हैं या फिर कब्जा भी कर सकते हैं जहां से पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। अड़तालीस घंटों में ज़ेलेंस्की 2 बार बोल चुके हैं कि रूस ने परमाणु अटैक की पूरी तैयारी कर ली है और हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। रूस ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्बर दिखाकर इसकी पुष्टि कर दी है और इस वक्त यूक्रेन की सरहद के पास रूस के ऐसे हैवी बॉम्बर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं जो अपनी सरहद में रहकर ही कीव या फिर खार्किव पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़ेलेंस्की ने इस हमले से बचने के लिए क्या तरीका निकाला है।
ज़ेलेंस्की पर न्यूक्लियर आफत। ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर सामने आया। अब रेडिएशन वाला युद्ध शुरू होगा। परमाणु का मिनी वर्जन फटेगा या मेगा वर्जन। पिछले 2 दिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 बार न्यूक्लियर अटैक के खतरे की आशंका जाहिर की है। ये बड़ा परमाणु हमला भी हो सकता है या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला। अगर एटम बम फटा तो रूस के न्यूक्लियर अटैक से कैसे यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी। इसे जानने से पहले ज़ेलेंस्की की परमाणु चेतावनी को जान लीजिए। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमाणु हमले से पहले बचाव की तैयारी जरूरी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि एंटी रेडिएशन दवाओं का स्टॉक तैयार रखें। साथ ही साथ बम शेल्टर का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। ज़ेलेंस्की को डर है कि रूस अपने यूक्रेन युद्ध को विनाशकारी रूप देकर खत्म कर सकता है, जिसे एटम बम से ही अंजाम दिया जा सकता है। ज़ेलेंस्की की परमाणु हमले वाली इस आशंका को और बल तब मिल गया जब दुनिया के सामने ये तस्वीर आई। ये रूस का Tu-160 बॉम्बर है। इसका इस्तेमाल परमाणु बम ले जाने के लिए किया जाता है। रूस के इस बॉम्बर को रूस यूक्रेन सीमा पर देखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम। क्या यूक्रेन के शहर ऐसे हो जाएंगे खत्म? क्या यूक्रेन युद्ध में चलेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? ज़ेलेंस्की की नई चेतावनी के बाद अब दुनिया की नजर पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। रूस ने कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन गोला बारूद और टैंक मिसाइलों से रूस का काम पूरा होता दिख नहीं रहा। इसलिए आशंका है कि बौखलाए पुतिन अब ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। रूस तो अपने परमाणु हथियारों को जंग के चौथे दिन ही परमाणु युद्ध का खतरा उसी वक्त बड़े लेवल पर पहुंच गया था, क्योंकि 31 साल बाद रूस ने अपने एटम बम लॉन्च करने वाली यूनिट को तैयार रहने को कहा था। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर
100 किलोटन क्षमता के करीब 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका